नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को खुश रखे, मस्त रखे और स्वस्थ रखे। आज का अपना एक नया टॉपिक है जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को पढ़ने से पहले हम ये भी थोड़ी थोड़ी उनकी विशेषताएं और जानकारी हासिल कर लें तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक एक विशेषताएं हम देखते जाएंगे, उनकी बारे में मैं बताता जाऊंगा। वैसे भारत का जो संविधान है वो एक विभिन्न दृष्टिकोण से एक अनूठा और अद्वितीय गुणों वाला क्या है, संविधान है। अपने आप में भारत का संविधान बहुत लोकप्रिय संविधान है। इसमें सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए और लोक हितवाद को देखा जाए तो विभिन्न बातों का क्या है, समावेश किया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। सबसे पहले है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। यानी भारत का संविधान की पहली विशेषताओं में देखें तो हमारा संविधान लोकप्रिय और प्रभुसत्ता मतलब सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता की बात करें तो भारतीय संविधान की अंतिम जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं। तो भारत अपने आप में निपुण है और अपना संविधान खुद बनाता है, तो सुपरमेसी भी क्या होगी, भारत के लोगों के पास है। तो अंतिम सत्ता किसके पास है, जनता के पास सर्वोच्च क्या है भाई, सर्वोच्च शक्ति है। ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। एक परिभाषा हम बार बार चर्चा करते हैं, अमेरिका के जो 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने क्या कहा था, द पीपल बाय द पीपल सेम द पीपल। ठीक है, उनका कहना था जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन, जनता द्वारा चुना हुआ शासन। ये भारतीय शासन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि जनता के पास सारी शक्तियां होंगी। और अब्राहम लिंकन भी डेमोक्रेसी की जो परिभाषा देता है वो यही देता है कि जनता के का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा चुना हुआ शासन होना चाहिए। तो सारी शक्तियां किसके पास हैं, जनता के पास है। जनता ने भारत के संविधान को बनाया है और जनता इस शासन में अगर जब भी आवश्यकता हो जनता के हितों के आधार पर तो उसको संशोधन किया जा सकता है। हमारे संविधान की एक विशेषता और आएगी आगे, एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, इसका मतलब एक जीवित संविधान है। जब चाहे हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जब भी जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यकता रहती है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक जीवित क्या है, दस्तावेज भी है भारतीय संविधान, जो इसमें चेंज किया जा सकता है जनता की इच्छा के अनुसार। पहली विशेषता पर आधारित ये संविधान है। नंबर सेकंड, दूसरी विशेषता है भारत का संविधान लिखित, निर्मित एवं व्यापक संविधान है। बहुत दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अन्यतर देशों के बजाय भारत एक विशाल कंट्री है और इसका जो संविधान है वो सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। भारत का संविधान, पहली बात है जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो भारत का संविधान पहली बात करें तो बिल्कुल लिखित संविधान है। इसको लिखा गया है, कितने समय में लिखा गया है, इसके लिए 2 वर्ष 11 माह एक बार देखिएगा, जो संविधान लिखा गया है, टेक्निकल इश्यू आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान, देखिए
भारत के संविधान की बात करें नंबर 2, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित। इसको कितने समय में लिखा गया है बेटा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये दिन ध्यान रखने हैं, ठीक है। वैसे गांव में कहावत है 3 वर्ष में से एक नुक्ता कम होता है, नुक्ता 12 दिन का माना जाता है, तो इसका मतलब 3 वर्ष में से 12 दिन कम है, मतलब 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान। यानी 9 दिसंबर से लेके, कब से? 9 दिसंबर 1946 से लेके मैं काउंट करूं 26 नवंबर 1949 तक, तो ये समय है भारतीय संविधान को लिखने का। बहुत सारे विद्वानों ने इसको लिखा। व्यापक की मैं बात करूं तो व्यापक संविधान है जहां पर भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की अपन बात करें, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। और आगे बात करूं अनुसूचियों की, शेड्यूल की अनुसूचियां, तो अनुसूचियों की जो संख्या है वो वर्तमान में 12। मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या मानी जाए तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या थी 8, ये ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के रूप में देखा गया है। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, ये देखा जा सकता है। अच्छा, व्यापक में बात करें तो सबसे पहले जो संविधान बना था वो किस देश का बना था? हमने चर्चा की थी यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान बना था, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद। कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं, ये ध्यान रखना है। केवल मात्र 11 पेजों में, कितने पेजों में? 11 पेजों में लिखा गया है। कोई विशेष रूप से पढ़ने वाला हो तो लगभग आधे से 1 घंटे के बीच इसको पढ़ सकता है, अमेरिका संविधान को। तो इसलिए हमारा संविधान क्या हो गया? व्यापक हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान की चर्चा हुई। आगे बात करें भारतीय संविधान की जो तीसरी विशेषता आपके सामने है, कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान में नम्य और अनम्यता दोनों पाई जाती है। भारतीय संविधान 2 तरह से है, जिसमें परिवर्तन करने के तरीकों के आधार पर इसको कठोर और लचीला दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। वैसे विशेष तौर से विश्व में देखा जाए तो सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो वो कठोर संविधान है आपका बेटा किस देश का है? अमेरिका का है। और सबसे लचीला संविधान की बात करें तो वो संविधान है आपका ब्रिटेन का संविधान, सबसे लचीला संविधान है। यहाँ पर संशोधन के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इन दोनों का मिश्रण कौन सा देश है? भारत इन दोनों का मिश्रण है। यानी कठोर और लचीला, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। किस तरह से? कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है? तो आपके सामने आर्टिकल कौन सा है? 368 के तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं। 368 में हम बेसिकली मूल रूप से 2 तरीके या 2 प्रावधान किए गए हैं, हम तीनों की चर्चा करेंगे। किसी भी संविधान को परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर कुछ बातें हैं कि विशेष बहुमत का प्रावधान है। यहाँ पर विशेष बहुमत का प्रावधान है। पहला हमारा तरीका है विशेष बहुमत से संशोधन। तो विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3 बहुमत से क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बदलना। भारत के राष्ट्रपति की शासन की प्रक्रिया को हमें बदलना है, ठीक है। तो ये परिवर्तन इस आधार पर किया जा सकता है, हमें ये ध्यान रखना है। एक बार टेक्निकल इश्यू आ चुका है, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूं, इधर बने रहिएगा। देखो, तीसरा पॉइंट था हमारे सामने कठोर और लचीला संविधान। तो अपने दोनों की बातें की है, यहाँ पर दोनों तरीके हैं,
जिसमें भारतीय संविधान को नम्य और अनम्य संविधान कहा जाता है, मतलब कठोर और लचीला दोनों प्रकार का हमारा संविधान है। इसमें बात करूं मैं, यहाँ पर कठोर किस देश का संविधान है पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो कठोर संविधान मैंने कहा यूएसए अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है, और यूके यूनाइटेड किंगडम इसका संविधान सबसे लचीला है। भारत दोनों का मिश्रित रूप से देखा जा सकता है। भारत में कठोर और लचीले दोनों का समन्वय है, ये हम कह सकते हैं। देखा जाए तो वैसे आर्टिकल्स जो संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल दिया गया है वो कौन सा है, 368, मतलब आर्टिकल 368 में हम परिवर्तन करने का प्रावधान है, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, जिसमें दो तरीकों का प्रावधान है, पहला तरीका और दूसरा तरीका। तीसरा हम मानते हैं जो बाद में प्रचलन हुआ, सबसे पहले संविधान में संशोधन का जो तरीका है वो है विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत से संशोधन, यानी 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा तरीका है विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के साथ एक चीज और हमें प्लस करनी है, यानी 1/2 आधे राज्यों की क्या होगी, सहमति, आधे राज्यों की क्या होगी, सहमति, ये आवश्यक है। तीसरा जो तरीका है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन प्रचलन में आ गया, तो उसको कह सकते हैं साधारण बहुमत, यानी जनरल तरीके से कहा जाए तो साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। उस साधारण बहुमत का मतलब है 50% प्लस जो भी आपके यहाँ आता है उससे। यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3 तो बहुमत है ही है, उसके साथ आधे राज्यों की सहमति भी क्या है, आवश्यक है। ये तीनों तरीके की चर्चा करेंगे। विशेष बहुमत से संशोधन करना है, जैसे उदाहरण के रूप में आपके मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना हो, आपके डीपीएसपी में परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो उसे किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत में हम कह सकते हैं जिसमें राज्यों की भी सहमति आवश्यक हो, तो वो आपके चेंज होगा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की क्या होगी, जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें परिवर्तन करना हो प्रक्रिया में, ये तरीका अपनाया जा सकता है। साधारण बहुमत में नए राज्यों का नाम में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपके विधान परिषद का निर्माण करना हो, ऐसे कुछ बहुमत हैं, उनको हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। तो हमारा संविधान देखा जाए तो ये दोनों कठोर तरीके हमारे सामने दिखाई देते हैं। ये तरीका साधारण बहुमत के तहत हम कर सकते हैं संशोधन, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारी तीसरी विशेषता आपके सामने हुई। आगे मैं बात करूं, चौथी विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली। वैसे शासन की प्रणालियों में देखा जाता हो, आपने बहुत बार नाम सुना हो, तो शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है, जहां प्रेसिडेंट रूल लागू रहता है, तो वो उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अध्यक्षात्मक शासन का अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वो आपकी कहां पर दिखाई देती है, अमेरिका में दिखाई देती है। अच्छा, इन दोनों के अंतर भी हम बात करेंगे। संस्थात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उस गवर्नमेंट के जो पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, एक आपका पार्लियामेंट है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव है और एक आपकी जुडिशरी है, ये तीनों है। तो संस्थात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों में आपस में क्या रहता है भाई, यानी जहां जिस देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अंतर संबंध होता है, क्या पाया जाता है भाई, अंतर संबंध पाया जाता है, इसको हम कह सकते हैं दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और हमेशा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। यानी आपकी कार्यपालिका
हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी। ये हमें ध्यान रखना है, ये इसी के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। तो ये दोनों में क्या हो गया, ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाती है, संस्थात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अपन बात करें बेटा, तो अमेरिका में है, यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता और कभी भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या नहीं रहती है, उत्तरदायी नहीं रहती है। ऐसे आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप में सर्वोच्च है अमेरिका में और वो ही प्रधानमंत्री के रूप में भी काम करता है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसका कार्यकाल क्या रहता है, निश्चित रहता है। आप कमेंट्स करके बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहता है। तो मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पर 4 वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल होता है। ठीक है, और इस बार 2024 में कौन व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ रहा है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की फिर से एक नई विशेषता 5 नंबर पे आपके सामने दिख रहा है, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था, यानी दोनों का समावेश है। वो शब्द था आपके सामने संस्थात्मक, ये शब्द है संघात्मक, फेडरल, ये ध्यान रखना है। देखिए एकात्मक लक्षण क्या होगा, सीधा सीधा आप ध्यान रखिए, एकात्मक का मतलब है शक्तियां एक जगह एकत्रित होना। शक्तियां क्या होना, एक जगह एकत्रित होना, एक ही व्यक्ति में होना, एक इकाई में होना, ये एकात्मक लक्षण है। दूसरा संघात्मक का मतलब क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होना, शक्तियों का बटा होना। मतलब कह सकते हैं एकीकरण के रूप में देखा जाए और इसको विकेंद्रीकरण के रूप में देखा जाए। तो कुछ विशेषताएं होती हैं एकात्मक शासन की। विशेषताओं में देखा जाए तो यहाँ पर एकल नागरिकता है, ये विशेषता क्या कहलाती है, एकात्मक कहलाती है, एकल नागरिकता। और एक संविधान, एक क्या हो, एक ही संविधान बना हुआ हो, यह भी एकात्मकता का लक्षण है, ये ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, सारी शक्तियां केंद्र में निहित होना। शक्तियां किस में निहित होना भाई, शक्तियां पावर्स, शक्ति निहित होना किस में, केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में क्या हो, आपकी शक्तियां निहित हो, तो वो क्या हो जाएगा, एकात्मक। ठीक है, आपातकाल में भी ऐसा हो सकता है, आपातकालीन प्रावधान देखा जाए या संकटकालीन कह सकते हैं, आपात या संकटकाल प्रावधान, संकटकालीन, संकट की बातें हैं, संकटकालीन। ठीक है, वो सारी बातें किस में आएंगी, एकात्मक में आएंगी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, संघात्मक सरकार के क्या लक्षण है। ठीक है, तो पहला लक्षण है संघात्मक में कि शक्तियों का विभाजन होना। तो सबसे पहले एक शब्द आता है यहाँ पर, संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता किसकी, संविधान की, पहली संघात्मक में। दूसरा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है बार बार, हम इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए एकात्मक लक्षण, ये 5 विशेषता है। एकात्मक और संघात्मक की बात कर रहे थे हम, तो यहां पर देखो, एकात्मक में हमने, एकात्मक सरकार में क्या होता है, शक्तियां एक जगह होती हैं, हमने चर्चा की। उसी में एकात्मक में हो गया, पहली विशेषताओं में अपन ने देखा था एकल नागरिकता। पहली विशेषता कौन सी हो गई, एकल नागरिकता, यानी यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान होता है, वो एक ही नागरिक होना चाहिए पूरे देश का, उसमें एक ही नागरिकता मिलती है। कई देशों में दोहरी और तिहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका में दोहरी और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान। एकल या एक ही क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, संपूर्ण देश के लिए
एक ही संविधान आधारित होता है। तीसरा, शक्तियां किसके पास होती हैं भाई? शक्ति हमेशा केंद्र के पास निहित होती है, तो एकात्मकता का लक्षण है। चौथा, हम कह सकते हैं आपातकाल या कहें संकट काल में शक्तियां किसके पास होती हैं? संकटकालीन शक्तियां एक ही जगह एक ही इकाई में हो, वो केंद्र सरकार में हो, तो ऐसी बातों का प्रावधान एकात्मकता का दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। फिर अपन बात कर रहे थे संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, तो संघात्मक लक्षण में है सबसे पहले शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, हम ऑब्वियसली ये कह सकते हैं विकेंद्रीकरण होना। तो पहली अपन लिख सकते हैं सर्वोच्चता, किसकी? संविधान की। सर्वोच्चता का सिद्धांत है, और किसका सर्वोच्चता सिद्धांत है? संविधान क्या होगा यहाँ पर? सर्वोच्च होगा। नंबर 2, हम कह सकते हैं दो सरकार, यानी केंद्र और राज्य, दो सरकारें होती हैं यहाँ पर, जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है। एक तो किसमें? केंद्र में, और दूसरा होता है राज्यों में, शक्तियों का विभाजन देखा जाता है। तीसरा हम कह सकते हैं, तीसरा प्रावधान कह सकते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्या है भाई? न्यायपालिका। न्यायपालिका ये संविधान की संघात्मक लक्षण की ओर दिखाई देता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ये भी कह सकते हैं कि शक्तियों का जहां पर क्या होता है? विभाजन, विभाजन पाया जाता है शक्तियों का, शक्तियों का विभाजन, डेलीगेशन पाया जाता है, तो ये सारे लक्षण कौन से कहलाते हैं? ये लक्षण कहलाते हैं संघात्मक सरकार के लक्षण। तो हमने संविधान की विशेषताओं में एकात्मक लक्षण की चर्चा की, संघात्मक लक्षणों की हमने सरफेस से चर्चा की है। इससे आगे बढ़े तो एक नई विशेषता हमारे सामने आती है, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में सर्वोच्च कौन है? वैसे एक जगह हमने कहा था प्रभु सत्ता के रूप में जनता सर्वोच्च है, लेकिन हमारे संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत इसलिए अपनाया गया है कि भारत में सबसे सुप्रीम की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भारत में भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत का देखो फिर से टेक्निकल इश्यू बार बार आ रही है, और क्यों आ रही है ये टेक्निकल हेल्पर से हम जानते हैं। संविधान की सर्वोच्चता नंबर ये बिंदु है, तो संविधान सर्वोच्च किस रूप में है? क्या बात है भाई, ये नाराज नाराज कैसे लग रहा है आज? कलर चेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है, तो हमने कहा सुप्रीम कौन है? तो हमारा जो संविधान है, भारत में आपका जो संविधान है, संविधान सर्वोच्च रखा जाता है या सर्वोच्च है, ये हम कह सकते हैं। सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हमेशा शपथ किसकी लेते हैं? शपथ राष्ट्रपति किसकी लेता है भाई? तो वो शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है। हमेशा ये कहा जाता है कि मैं संविधान की क्या करूंगा? संविधान की रक्षा और प्लस में जनता का कल्याण, जनता का कल्याण करूंगा। यानी पहला जो व्यक्ति है आपका, भारत का पहला व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रपति, वो भी संविधान की शपथ लेता है। और इस संविधान की रक्षा का कार्य किसका है? संविधान की रक्षा का कार्य किसका है भाई? संविधान की रक्षा कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा का क्या दिया गया है? भार दिया गया है। ये रक्षा करने वाला कार्य किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ये हमें ध्यान रखना है। इससे आगे नेक्स्ट विशेषता हम देखें, 7 नंबर पे है संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान।
भारतीय संविधान में है। तो संविधान का जो भाग है वो भाग कौन सा है? भाग की बात करें तो भाग 18 में संविधान में आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है। आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद से हैं? तो आपातकालीन शक्तियों का अनुच्छेद आपको पता होगा 352 से लेके 360 तक आपातकालीन प्रावधान है। आर्टिकल यहां से प्रावधान है। फिर देखा जाए ये आपातकालीन या संकटकालीन प्रावधान हमने किस देश से लिया था? तो हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया था। जर्मनी का वीमर संविधान, यहां से हमने ये प्रावधान लिए थे। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए आपातकाल में 3 तरह के आपातकाल होते हैं, तो अगर कहा जाए कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया? तो आप हमेशा आंसर क्या दीजिएगा? अमेरिका से लिया गया है। हालांकि भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं बनी है। आपातकाल को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें अनुच्छेद सबसे पहले 352 है। उस आपातकाल को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। दूसरा है आर्टिकल 356 में, तो इस आर्टिकल को कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति का शासन। यानी जब राज्य में वो संवैधानिक सरकार विफल हो जाए तो राष्ट्रपति का शासन कहा जाता है। और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 360, तो इस आपातकाल को कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये 3 आपातकाल बताए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में इनका प्रावधान किया गया है। तीनों बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बार ये जो वित्तीय आपातकाल है वो कभी नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन है वो बहुत बार लग चुका है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी, राजस्थान में 4 बार, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा हुआ है, ठीक है। इसकी चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। तो देखो राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा? राष्ट्रीय आपातकाल है वो अब तक 3 बार लागू हुआ है। कितनी बार लागू हुआ है भाई? 3 बार। 3 बार कब कब लागू हुआ है? तो नंबर 1 सबसे पहले 1962 में लागू किया गया। उस समय कौन थे आपके? नेहरू जी क्या थे? पीएम थे, प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उस समय क्या मुद्दा था? भारत और चीन का, भारत और चाइना का क्या था? विवाद था। इंडिया एंड चाइना विवाद था, उस समय लगा था। दूसरे आपातकाल की बात करें तो दूसरा आपातकाल लगा था आपका 1965 में। देखिएगा तो इस समय हालांकि युद्ध हुआ था, 1965 में नहीं, 1971 की चर्चा करेंगे। केवल युद्ध हुआ था 1971। इस समय की बात करें, भारत इस समय आपकी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ये पीएम थी उस समय। और क्या मुद्दा था? जब बांग्लादेश का निर्माण करना था तो इसका मतलब हो गया भारत और पाकिस्तान का मैटर था। उस समय ये आपातकाल लगा। तीसरा आपातकाल था वो लगा था 25 जून 1975 को। देखिएगा 25 जून 1975 ध्यान रखिएगा। 25 जून, देखो 5 इस तरह से ही मन पा रहा है। 25 जून 1975 को लगा। और इस समय भी कौन थी? इंदिरा गांधी ही क्या थी भाई? पीएम थी, ये ध्यान रखिएगा, पीएम। और मैटर क्या था इस समय? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के नाम पे क्या लगाया गया था? ये आपातकाल लगाया गया था। आप आपातकाल के जो लिए आर्टिकल कौन सा था? फिर से बता रहा हूं, 352 नंबर का आर्टिकल था वो लगाया गया था। 365 इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों
क्योंकि उस समय 1962 में लाल बहादुर शास्त्री के समय वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, और एक बार वॉर हुआ था 1999 में कारगिल वॉर, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल दोनों समय में नहीं लगाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, आपको पता हो तो भारत से बाहर में उज्बेकिस्तान की जगह है, वहां पर की राजधानी है ताशकंद, जो पहले यूएसएसआर का एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है, जनवरी 1966 में। इससे आगे बात करें तो एक नई विशेषता भारतीय संविधान की है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वोट देने का अधिकार है। वो आर्टिकल है आपका मताधिकार की जो बात करें तो आर्टिकल 326 में वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वोट क्या कह सकते हैं, पहले वोट देने की आयु आज तो देखा जाए तो 18 वर्ष है, 18 वर्ष किसी व्यक्ति की है तो वोट डालने का राइट टू क्या है, वोट डालने का क्या है भाई, वोट डालने का अधिकार है। इससे पहले मैं बात करूं तो पहले ये उम्र थी वो 61वां संविधान संशोधन किया गया, उससे पहले ये आयु कितनी थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। पहले कितनी आयु थी, 21 वर्ष आयु थी वोट डालने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति जो बिल्कुल समझ रखता हो वो 18 वर्ष का व्यक्ति आयु क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। बहुत सारे देशों में भारतीय वोट डालने के अधिकार के बाद इन सबको क्या दिया गया, वोट डालने का अधिकार दिया गया। इससे आगे एक विशेषता और है, विशेषताएं बहुत सारी हैं इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड देख रहे हैं, कोई बात नहीं। मौलिक अधिकार, इन चीजों की चर्चा हम विस्तृत रूप से और करेंगे दोस्तों। आज मैं एक ब्रीफ में कहानी के रूप में थोड़ा सा ट्रेलर चल रहा है इसलिए बता पा रहा हूं, बाकी इनकी चर्चा हम बहुत विस्तृत से भी करेंगे। मौलिक अधिकार की बात करें बेटा तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। कहां पर है, भाग 3 में। मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहां से कहां तक इनका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, 12 से 35 तक। ये मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए हैं हमने, ग्रहण करने की बात आए तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए से ग्रहण किए हैं। कहां से ग्रहण किए हैं, अमेरिका से हमने इनको ग्रहण किया है। आज ये पीडीएफ बहुत पीछे बार बार जा रही है और हमें उन चीजों को फिर से रिकॉल करना पड़ता है। ये कठिन परीक्षा की घड़ी चल रही है हमारी, ठीक है, तो पेशेंस बनाई रखिएगा। मौलिक अधिकारों की हम चर्चा कर रहे थे, तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे आप कमेंट्स करके बताइए, और आज कितने हैं इसकी भी चर्चा करिए। तो उसमें उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो भारतीय संविधान में कितनी थी, तो मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो मौलिक अधिकारों के लिए मैंने कह दिया कि भाग कौन सा था, भाग 3, ठीक है। और आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक था। किस देश से ग्रहण किया हुआ है, तो ग्रहण किया हुआ है ये अमेरिका से। मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की बात करूं तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं भाई, 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा हटा दिया, तो 44वें संविधान संशोधन के 1978 के तहत एक अधिकार हटा दिया गया है, आपको पता हो तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारे यहां से हटा दिया गया है। इस संपत्ति के अधिकार को हम अनुच्छेद कहां ले गए, अनुच्छेद 300 ए या क में ले गए हैं, और इस संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया, लीगली, कानूनी, या फिर कह सकते हैं वैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। ये बिल्कुल बात आप ध्यान रखिएगा संपत्ति के अधिकार के बारे में। थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। पहला जो आपका अधिकार है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी की बात करें, समानता का अधिकार है। समानता का जो अधिकार है वो कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल मैंने कहा 12 से 35 तक है, तो ये 14 से 18 तक प्रावधान है। दूसरा आपका अधिकार है स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार है
वो है 19 से 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो आपका अधिकार है 23 से 24, 23 और 24 में। पांचवें अधिकार की हम बात करें बेटा, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता। और धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक, 4 नंबर का। 5 नंबर की बात करूं तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है बेटा, वो अनुच्छेद 29 और 30 में जिक्र है। 31 अनुच्छेद हमने लैप्स कर दिया भाई। आर्टिकल पहले कौन सा था? 31वां था ये आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया। 6 नंबर पे है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार बेटा? संवैधानिक। ये अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट विशेषता की अपन बात करें तो नेक्स्ट विशेषता है 10 नंबर पे मूल कर्तव्यों का प्रावधान। मूल कर्तव्यों की हम बात करें तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य थे क्या? नहीं। हम मूल संविधान में किसी प्रकार का फंडामेंटल या ड्यूटीज नहीं थी, केवल बाद में इसको जोड़ा गया। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में मूल रूप से क्या था? शून्य। मौलिक अधिकार कितने थे? सॉरी, मौलिक कर्तव्य थे शून्य। फिर इसके बाद कब जोड़े गए? तो इनके लिए ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इनको जोड़ा गया, ये ध्यान रखना है। और कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें किस समिति द्वारा जोड़ा गया और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, तो आर्टिकल की बात करूं 51 या क में ये कह सकते हैं। और कितने मूल कर्तव्य हैं? 10 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया तो मूल कर्तव्य की संख्या हो गई 11। 11वां मूल कर्तव्य वर्मा कमेटी के आधार पर 2002 में जोड़ा गया, ठीक है, जिसको कहते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो मूल कर्तव्य है, प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि उपलब्ध करवाएं। समिति की हमने कहा, समिति कौन सी थी? तो समिति का नाम है सरदार सरवण सिंह समिति। इसके आधार पर हम कैसे सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। हमने कहा उस समय पीएम कौन था? तो प्रधानमंत्री के रूप में कौन था भाई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी जब मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं? तो संविधान की रक्षा करना, मूल कर्तव्यों की बात कर रहा हूं, संविधान की रक्षा करना, एकता अखंडता को बनाए रखना, वैज्ञानिकता को बढ़ाना, मानवार्जन की भावना को बढ़ाना, ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना, ठीक है। ये सारे ऐसे मूल कर्तव्य हैं। एक श्रृंखला फिर से मूल कर्तव्यों की भी लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये उनसे ऊपर था, कोई बात नहीं, सीक्वेंस के देखा जाए तो इसके लिए भाग कौन सा है? भाग है आपका 4, ठीक है। मूल कर्तव्यों के लिए 4 के भाग था। फिर है अनुच्छेद की बात करें, नीति निर्देशक के लिए कौन से अनुच्छेद हैं? तो बेटा अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक किनका उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया है? विदेशी स्रोतों में आता है किस देश से ग्रहण किया है, तो इसको ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का संविधान है, वहां से इसको ग्रहण किया गया है। फिर आगे बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? ये एक राज्य द्वारा उपलब्ध करवानी गई सुख सुविधाओं का क्या है? वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व जो संविधान जो
देखो, भारतीय संविधान की चर्चाओं पर हम बातचीत कर रहे थे। इस कड़ी में आगे और विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनकी हम चर्चा करें तो क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में नीति निर्देशक डीपीएसपी की बात है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो भाग 4 में इनका जिक्र किया गया है। इसमें भाग 4 में। अच्छा, अनुच्छेद कहां से कहां तक है इनका जिक्र करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका जिक्र किया गया है। किनका? डीपीएसपी का, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। ये हमने बेसिकली किस देश से ग्रहण किए हैं? तो ये हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या किया है? ग्रहण किया है। ये ध्यान रखना है। और इसमें हम बात करें किन चीजों का उल्लेख किया गया है तो राज्य द्वारा जो कल्याणकारी बातें हैं, कल्याणकारी सिद्धांत हैं, कल्याण की बातें हैं, उन चीजों का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। राज्य इसमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा जिसमें उनका उत्थान और विकास हो सके, इन चीजों का। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं 36 से 51 तक, उनमें चर्चा की गई है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो बेसिकली ग्राम सभा के गठन की चर्चा करता है 40। जैसे 44 क्या कहता है? तो 44 44 में है समान नागरिक आचार संहिता, इसका जिक्र किया गया है। समान नागरिक आचार संहिता का उल्लेख है। इन चीजों का जिक्र किया गया है। इसी में आर्टिकल 51 की मैं बात करूं तो 51 में कह रखा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो अनुच्छेद में ये भी ध्यान रखना है, भारत अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। ऐसी चर्चाएं की गई हैं। वन्य जीवों की चर्चा की है, पोषाहार की व्यवस्था की है, मादक द्रव्य पदार्थों पर राष्ट्रीय स्मारक पर संरक्षण करना, ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया। इससे आगे देखें तो पंथ निरपेक्षता की बात करें। नेक्स्ट विशेषता है संविधान की पंथ निरपेक्षता, सेक्युलर। तो इसमें दे रखा है अपने संविधान में भी एक जगह आर्टिकल आते हैं 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक पंथ निरपेक्षता या धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का क्या नहीं होता भाई? धर्म नहीं होता। राज्य की नजर में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। सभी धर्म क्या हैं? राज्य की नजर में सभी धर्म क्या हैं? समान है। किसकी नजर में? राज्य की नजर में। राज्य किसी के साथ धर्म के मामलों पर कहीं क्या नहीं करता? भेदभाव नहीं करता है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, सकारात्मक हमेशा कार्यवाही कर सकता है। सकारात्मक कार्यवाही राज्य कर सकता है, बीच में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी जो एक सिद्धांत आता है असूली सिद्धांत, ये क्या है? ये आता है जिसमें कहा जाता है असूली सिद्धांत में या उसूली सिद्धांत की कहते हैं। तो इस सिद्धांत में कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी रक्षा के लिए क्या कर सकता है? राज्य बीच में आ सकता है। बहुसंख्यक लोग उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करें, इस वजह से आ सकता है। एक नेक्स्ट विशेषता है, एक पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी ध्यान रखना है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या है? प्रावधान है। भारत में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? स्वतंत्र। ठीक है, कोई बीच में इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, स्वतंत्र एवं क्या है? निष्पक्ष है।
निष्पक्ष है, यहाँ कोई इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय क्या होते हैं, सब जगह मान्य होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि संविधान की रक्षा का काम इसी का होता है। और एक पॉइंट आपके सामने और आया है, न्यायिक पुनरावलोकन। अगर मान लो ऐसा कोई विवाद जो स्पष्ट नहीं हो पाया, तो हमने कहा था संविधान की रक्षा का कार्य किसका होता है, न्यायपालिका का होता है। रक्षा का काम, रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, संविधान की। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा विवाद हो आ जाए जो समझ में नहीं आता हो तो समझा सकता है, और अगर किसी विवाद ऐसा हो जो स्पष्ट रूप से नहीं हो तो अपने डिसीजन को पुनः रिव्यू कर सकता है। कहने का मतलब है कहीं अपने निर्णय में त्रुटि रह जाए तो उसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार करने का, सुधार का प्रावधान भी रखा गया है न्यायिक पुनरावलोकन। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो भारत की अवधारणा नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। ये ध्यान रखना। माबरी बनाम मेडिसन विवाद था, उस विवाद में ये निर्णय हमारे सामने आया और दिए गए निर्णय को फिर से चेंज किया गया, ठीक है, वो ध्यान रखना है। एक शब्द और बता देता हूं, न्यायिक सक्रियता की बात और आपने सुनी होगी, सुना है नाम, न्यायिक सक्रियता। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट यह भी कर सकता है कि किसी मामले पर कानून नहीं बना होता है तो अपने स्वविवेक से, अपनी जागरूकता से क्या कर सकते हैं, कुछ निर्णय बना सकते हैं, यानी विचार में लाए जा सकते हैं। तो उसको हम न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में पूरा संपूर्ण भारत है और भारत में कौन सी नागरिकता दी गई है भाई, एकल नागरिकता प्रावधान दिया गया है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। एक तो वहां पर देश की नागरिकता मिल गई और एक है राज्य की नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वो आपके यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एक जगह और बनती है तिहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है, तो तिहरी नागरिकता की मैं बात करूं तो तिहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपके स्विट्जरलैंड में है। ये 3 प्रकार की, यानी वहां पर देश की नागरिकता तो होती ही होती है, उसके साथ आपको स्टेट की नागरिकता और दी गई, और जिले की कह सकते हैं जहां पर कैंटन होते हैं उनकी नागरिकता है। तो तिहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है, स्वीडन देश में। ये ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड। इस देश में क्या है, शॉर्ट फॉर्म इसको कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये हमें ध्यान रखना है। भारत में एकरी नागरिकता का मतलब हो गया संपूर्ण देश में एक आइडेंटिफाई होगी, एकरी नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है। कुछ समय 2019 से पहले बात करूं अगस्त में, तो वहां पर भारत में भी एक राज्य ऐसा था जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। तो 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर दोहरी नागरिकता का क्या दिया गया था, प्रावधान किया गया था। अब आगे चलें तो यहाँ पर है एक पॉइंट आता है तिहरी सरकार। भारत में तिहरी सरकार है, इसका मतलब है भारत में जो गवर्नमेंट है उसके 3 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास आता है केंद्र सरकार। भारत में संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने वाली जो सरकार है, जिसके नियम सब जगह लागू होंगे, तो वो है आपकी केंद्र सरकार। पहला स्तर हो गया। सेकंड स्तर की बात करूं, जिसके कानून एक राज्य के संदर्भ में होंगे कुछ क्षेत्र विशेष में, तो वो हो गया राज्य सरकार। एक क्षेत्र में क्या होते हैं, इसके कानून लागू होते हैं, ये ध्यान रखना है। तीसरी जो लेवल होता है अपनी गवर्नमेंट का, वो लोकल गवर्नमेंट है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं जो स्थानीय सरकार भी कहा जा सकता है, स्थानीय गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार कह सकते हैं, राज्य सरकार दूसरा नंबर है।
स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में भी दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर इलाका क्या हो, ग्रामीण हो, जहां पर रूरल डेवलपमेंट होता है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम होते हैं। तो ग्रामीण इलाका होता है उसमें ग्रामीण हो गया जिसमें पंचायती राज का प्रावधान रखा गया था, आएंगे आगे चर्चा करेंगे। और जहां पर शहरी क्षेत्र का है तो वहां पर नगरीय शासन की बात करेंगे, नगरीय शासन चलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इससे आगे विशेषताओं की चर्चा करें तो 3 स्तर हो गए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। एक विशेषता है भारत का जो संविधान है, जो लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब है जीवित संविधान है। हम संशोधन कर सकते हैं, जो अपना संविधान है उस संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने की जो शक्ति है, संविधान में संशोधन, संविधान में क्या किया जा सकता है भाई, संशोधन किया जा सकता है। और यह संशोधन करने की शक्ति क्या कहलाती है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये संविधान ये कहता है कि भारतीय संविधान जीवित है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, चेंज कर सकते हैं, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखने कानून बनाए जा सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कौन से संविधान में इस आर्टिकल का प्रावधान किया गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन किए गए हैं, ये आप बताइएगा, ठीक है। एक है प्रश्न गुट निरपेक्षता, नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें, गुट निरपेक्षता भी भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता रही है। तो इस गुट निरपेक्षता की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक एक व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू है, नेहरू के साथ नासिर भी है, व्यक्तियों के नाम है नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, मार्शल टीटो, एन कुर्मा, एक नाम है सुकर्णो। ये 5 विद्वान मिलकर इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। गुट निरपेक्षता की स्थापना की बात करें तो इस बांड्रुंग सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इसका पहला जो सम्मेलन था वो 1961 में, सितंबर 1961 में नेम का पहला समिट हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इसके सदस्यों की संख्या थी वो उस समय 25 हुआ करती थी। कितनी थी बेटा, 25। आज नेम के सदस्यों की संख्या की बात करूं तो 120 सदस्य हैं। नेम में कितने सदस्य हो गए, 120, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमें नेम का तीसरी दुनिया के देश भी कह सकते हैं नेम को। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि नेम के तीसरी दुनिया में कहते हैं ऐसे राष्ट्र जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपनी खुद की विदेश नीति बनाना चाहते हैं। नेम की स्थापना करने का रीजन क्या था, तो रीजन की भी बात करें तो रीजन इसलिए था क्योंकि उस समय कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई थी, विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, एक एक्सिस पावर और एक अलायंस। मतलब एक विचारधारा थी अमेरिका की कैपिटलिज्म पूंजीवादी विचारधारा, और यूएसएसआर की थी साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा। उस विचारधारा को लेकर सभी राष्ट्रों में क्या था, ऐसा था कि हमें किसी एक विश्व शक्ति के एक गुट में शामिल होना है। तो हमने गुट निरपेक्षता की नीति का एक अर्थ निकाला, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, एक सकारात्मक नीति रहेगी, हम खुद स्वतंत्र रूप रहेंगे अपने आप में, ये रखा। तो मैंने कहा 1961 की बात है, और आज इसमें नेम में उस समय कहा जाए तो सदस्य कितने थे, उस समय नेम के सदस्यों की संख्या थी 25, ठीक है। आज पूछा जाए कितने सदस्य हो गए, तो आज नेम के 120 क्या हैं, सदस्य हैं। ये संगठन उस समय अपने आप को बचाने के लिए स्थापित मान सकते हैं, भारत इसका सदस्य रहा है, और नेहरू द्वारा इसको गुट निरपेक्षता का सिद्धांत पूरे विश्व में दिया। उन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र नीति अपनाएंगे, विदेश नीति, ये ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है, नेम के जो सदस्य हैं आज अपने आप में एक व्यापारिक संगठन के रूप में बड़ा फेमस एक ग्रुप बना हुआ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से नेम का आज बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट, इससे आगे विशेषता की बात पर करें तो विश्व शांति का समर्थक रहा है भारत, हमेशा शांति को बढ़ावा देना चाहता है और यूएनओ के सिद्धांतों में विश्वास रखता है। हम चर्चा करेंगे, एक दिन समय मिलेगा तो यूएनओ क्या है उसके संदर्भ में।
यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और इस यूएनओ में 193 देश हैं। वर्तमान में कितने, पहले प्रारंभ में कम थे, केवल 51 थे, आज 193 देश हैं जो विश्व शांति का समर्थन करते हैं। तो विश्व शांति में भारत का योगदान बहुत ज्यादा है। हमने कोरिया युद्ध में भी गया और शांति को हमेशा बढ़ावा देते हैं। तो विश्व शांति का भारत हमेशा क्या रहा है, समर्थक रहा है। वसुदेव कुटुंबकम की क्या रखता है, अवधारणा रखता है। पूरा विश्व क्या है, एक है। हमारे लिए विश्व शांति के लिए जो एक आर्टिकल भी दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों के लिए बात करता है। तो शांति की बात करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, शांति की बात करता है किस स्तर पर भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने की बात करता है, वो अनुच्छेद 51 है। फिर लास्ट विशेषता आती है वसुधैव कुटुंबकम के अलावा भी हम कर सकते हैं यूएनओ में विश्वास। बिल्कुल मैंने अभी चर्चा की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति को क्या देता है, भारत बढ़ावा देता है। यूएनओ के जो सिद्धांत हैं उनको भी बढ़ावा देता है। बार बार इस यूएनओ की चर्चा, एक विस्तृत वीडियो लेके और चर्चा करेंगे यूएनओ के बारे में, लेकिन ये हमेशा विश्व स्तर पर क्या रखता है, शांति की स्थापित करता है, शांति वार्तालाप करता है। और भारत विश्व स्तर पर शांति को क्या देना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है। इसमें संगठन कैसे बना, किस तरह से बना हुआ है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे अगली क्लासों में। तो ये भारत की संविधान की क्या है, बहुत सारी क्या हुई विशेषता हमने देखी है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आशा और उम्मीद करता हूं कि इसको एक बार समझ में आए तो 2 बार देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।